हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्वाध्याय ट्यूटोरियल्स। आज हम फिर से करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लास 11 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पार्ट 4। इससे पहले अगर पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, और उससे पहले का आता है तो आओ शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट पार्ट में इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था। पार्ट 3 में हमने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंने उसको याद करने का शॉर्टेस्ट तरीका बताया था। ठीक है, याद करा आप लोगों ने? याद करा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद करा तो याद कर लो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आ गया तो चैप्टर समझ में आ गया। चलो, आज सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत मैं एक क्वेश्चन से करता हूँ। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी क्या है? अगर आप लोगों को याद हो तो लेक्चर 1 में, पार्ट 1 में मैंने पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन दी थी। अगर याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से इधर लिख देता हूँ। ठीक है, क्या होती थी मेरे साथ बोलेंगे? इधर ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज in chemical and physical properties after a fixed interval of time। क्या होता था पीरियोडिसिटी? इधर ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। याद आया? आ गया याद? अच्छा चलो, अब अगर मैं पूछूं, हमको पीरियोडिसिटी तो पता लग गया कि क्या होती है, कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में या तो प्रॉपर्टीज डिक्रीज करें एक दूसरे से, या फिर प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज करें उनकी वैल्यूज। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया, न्यूक्लियर चार्ज हो गया, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाता है एटॉमिक रेडियस में तो छोटा होता जाता है, डाउन द ग्रुप आता है तो बढ़ता रहता है। ठीक है, अब मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी होती है, पीरियोडिसिटी क्या होती है ये तो पता लग गया, लेकिन पीरियोडिसिटी होती क्यों है? ठीक है, ये देखते हैं जल्दी से एक बार। तो देखो, अगर आपने थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल कभी भी जीवन में देखा है, कभी भी केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रहा है, तो आपको पता होगा कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब में सेम प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रॉपर्टीज तो चलो ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, इनकी जो वैल्यूज़ है अलग अलग चीज़ों की वो ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज करेगी एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो इन सब में बिल्कुल सेम है? क्या चीज़ है? चलो देखते हैं एक बार इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। क्या देखा? पीरियड तो चेंज हो रहा है। ये नंबर क्या होते थे हमारे? पीरियड को रिप्रेजेंट करते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। याद आया? n तो चेंज हो रहा है, लेकिन हर बार ऑर्बिटल सेम है। ऑर्बिटल तो सेम है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, बस पीरियड ही चेंज कर रहा है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है सब में। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी? क्या हो जाएगा? सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सबकी सेम होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसलिए वो एक दूसरे जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। पर पीरियोडिसिटी क्या होती है कि ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज। अब इस चीज़ को मानते हुए हम कई जगह ट्रेंड्स बना देते हैं कि भाई लेफ्ट से राइट जाएंगे या डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज छोटा होगा, या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह कम या ज़्यादा होगी। ठीक है, जहाँ पे कुछ अदर रीजंस की वजह से क्या होता है कि हमने ये पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट मानते हुए ट्रेंड्स बनाए। ठीक है, कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो छोटा है बड़ा हो रहा है, जो भी है, तो हमने ट्रेंड बनाया, एक जनरल ट्रेंड बनाया कि भाई लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो हर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते वक्त एटॉमिक साइज छोटा ही हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेंड पीरियोडिसिटी को मानते हुए। लेकिन जहाँ पे
हमारा जनरल ट्रेंड फेल होता है वो होता है हमारा एक्सेप्शंस, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल में ऐसे एक्सेप्शंस क्यों आते हैं, एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ आते हैं और किन किन चीज़ों में एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें करेंगे जैसे आयनाइजेशन, एंथैल्पी वगैरह। उससे पहले देखते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा, चलो जल्दी से देखते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपकी बुक में कोई अलग से चैप्टर नहीं दे रखा, लेकिन अब जो मैं 2-3 पॉइंट्स करवाने वाला हूँ ये सारे एग्जाम्स वगैरह, एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बन के आ सकता है। और इसके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा, आपने ध्यान नहीं दिया है, तो शायद आप कभी भी इन चीज़ों को पकड़ ना पाओ, ठीक है। तो देखो, एक है ना ग्रुप होता है, पूरा टिपिकल एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है। ग्रुप क्या होता है, देखो NaMgAlSi सल्फर, फास्फोरस, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट जो है ना, इनको हम टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। पहले ये नोट कर लो, इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स। अब टिपिकल एलिमेंट्स होते क्या हैं और टिपिकल एलिमेंट्स इन ही एलिमेंट्स को क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि हर ग्रुप में जैसे अलग अलग फैमिलीज मान लो, एक पीरियोडिक टेबल को एक जॉइंट फैमिली मान लो। जॉइंट फैमिली के अंदर क्या होता है, अलग अलग छोटी छोटी फैमिली भी होती है, चाचा की पूरी फैमिली है, बड़े चाचा की अलग फैमिली है, हमारी अलग फैमिली है, लेकिन हम रहते सारे एक ही घर के अंदर है। तो पीरियोडिक टेबल भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें 13 अलग अलग ग्रुप्स हैं, 13 अलग अलग फैमिलीज हैं, ठीक है। अब उसके अंदर भी अलग अलग एजेस बांट रखी है, जैसे फर्स्ट 7 पीरियड बांट रखे हैं, वो पीरियड मान लो एज ग्रुप से, ठीक है। कि जो सबसे छोटे वाले लोग हैं वो फर्स्ट पीरियड के आ गए, उसके बाद थोड़े बड़े हुए नर्सरी केजी वाले वो सेकंड में आ गए, ऐसे करते करते जो सबसे सीनियर लोग हैं वो सबसे लास्ट ग्रुप में आ रहे हैं, सबसे बड़े हैं वो, ठीक है। इस हिसाब से एक इमेजिनरी फैमिली बना लो, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हर ग्रुप का, हर फैमिली का क्या होना चाहिए था, एक लीडर होना चाहिए था, एक हेड होना चाहिए था। अब आप लोग हो, आपकी फैमिली में भी एक हेड होगा, ठीक है, जिसका कहा कोई नहीं टालता, है ना, उसको हम अपना हेड मानते हैं। जैसे मेरी फैमिली में मेरे पापा मेरे हेड है, हमारी फैमिली के हेड है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है इन ग्रुप्स में, हर ग्रुप में, ये हमारा छोटा सा पीरियोडिक टेबल, हर ग्रुप के अंदर ऐसे ही एक हेड होता है, ठीक है। जैसे कि पीरियोडिसिटी होती है कि जो पूरा ग्रुप होगा, जैसे ग्रुप 1 ले लूँ, इस ग्रुप में एक वो हेड होगा, उसके अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो उसी एलिमेंट को अपना आइडल मानते हुए उससे अपनी प्रॉपर्टी ऑब्टेन करेंगे, उसके जैसी अपनी प्रॉपर्टी करना चाहेंगे। अब अगर आप सब ध्यान दोगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से पीरियड के हैं, कौन से पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड। सबसे पहला पीरियड होता है थर्ड पीरियड के, सॉरी, सबसे पहला हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब देखो आ गए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। तो देखोगे तो ये सारे के सारे जो टिपिकल एलिमेंट्स है ना, कौन से ग्रुप के आ रहे हैं, थर्ड पीरियड के आ रहे हैं, ठीक है, थर्ड पीरियड के आ रहे हैं। तो होता क्या है इन सभी ग्रुप्स में, कौन कौन से में, फर्स्ट, सेकेंड, 13, 14, 15, 16, 17, इनके अंदर ये एलिमेंट जो होंगे ना, ये सबसे पावरफुल होंगे। इनकी प्रॉपर्टी ऐसी मानी जाएगी कि ये हेड है और बाकी सारे एलिमेंट्स इनके ग्रुप के इनसे इंस्पायर होकर इनकी जैसी प्रॉपर्टी रखना चाहेंगे। अब देखोगे तो ये सारे थर्ड पीरियड के आ रहे हैं और ये है ना अपने अपने ग्रुप के हेड नहीं है। फर्स्ट ग्रुप का हेड कौन है, लिथियम, लेकिन टिपिकल एलिमेंट कौन है, सोडियम, Na, ठीक है। तो Na हेड नहीं है ग्रुप का, तब भी वो टिपिकल एलिमेंट है, पूरे ग्रुप में सबसे पावरफुल है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज उसकी ऑब्टेन हो पाएगी और उसी से बाकी सारे अपनी प्रॉपर्टीज लेंगे, ठीक है। होता क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब का साइज जो है ना काफ़ी छोटा हो जाता है। सेकंड पीरियड में साइज छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज इधर ज़्यादा हो जाता है जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है। तो साइज छोटा हो जाता है, इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो ये ठीक से शो नहीं कर पाते, ठीक है। काफ़ी प्रॉपर्टीज़ में जो होता है इनकी वैलेंसी कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि छोटा साइज होता है इसलिए। लेकिन अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूँ, थर्ड पीरियड में ये सारे है ना ठीक ठीक साइज के होते हैं, ठीक है। इनका साइज मॉडरेटेड होता है और बाकी जो होते हैं उनसे अच्छी से अच्छे प्रॉपर्टी शो करते हैं। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये शो करनी चाहिए थे सेकंड पीरियड के, लेकिन सेकंड पीरियड का साइज छोटा है, इस वजह से इनको हम हेड नहीं मानते और ये प्रॉपर्टीज़ में कहीं ना कहीं लोचा कर देते हैं, कहीं ना कहीं एरर्स शो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड पीरियड जो है, थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड के बाद आया और इसमें
प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छे से शो हो रही हैं, इसलिए हम इसको हेड मान लेते हैं कि भाई तुम ही हमारे कर्ता धर्ता हो और हम तुमसे ही सारी शक्तियाँ लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया इस चीज़ को? चलो समझ गए ना? टिपिकल एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिख लो जल्दी से, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। चलो एक बार जल्दी से टिपिकल एलिमेंट की डेफिनेशन जो छोटी सी बनेगी वो देख लेते हैं। इन एवरी ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 इज डोमिनेटिंग एंड ऑल अदर एलिमेंट्स एक्वायर इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि हर ग्रुप में पीरियड 3 का जो एलिमेंट होगा ना वो डोमिनेटिंग होगा पूरे ग्रुप में, और सारे एलिमेंट्स जो अदर एलिमेंट्स है उस ग्रुप के वो उसी से अपनी प्रॉपर्टीज एक्वायर करेंगे। ठीक है, उसी के जैसी अपनी प्रॉपर्टी करना चाहेंगे। टिपिकल एलिमेंट्स देख लिए, अब देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो आजकल बच्चे करते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स का रिलेशनशिप है। तो पहले बता देता हूँ ये होता क्या है। ठीक है, कैसे होता है। लिथियम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स क्या होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। ठीक है, थर्ड पीरियड क्या होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, हमने देख लिया पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है, और मैंने ये भी बोला कि टिपिकल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो अपने ग्रुप का हेड होगा और बाकी सारे एलिमेंट्स उस ग्रुप के उसके जैसी प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहेंगे। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। पर एक होता है डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है ना, अब पीरियड 3 को हेड मान लिया हमने, तो पीरियड 2 जो है ना वो चिढ़ गया कि भाई मैं ग्रुप में सबसे ऊपर हूँ, मेरे को हेड क्यों नहीं माना, और इसने ना पार्टी बदल ली। वो लिथियम है वो सोडियम जैसी प्रॉपर्टी शो करने की जगह लिथियम मैग्नीशियम जैसी करने लग जाता है। ऐसी बेरियम एल्युमिनियम जैसी, बोरॉन सिलिकॉन, कार्बन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन सल्फर, ऑक्सीजन क्लोरीन। ठीक है, ये अपने ग्रुप के हेड जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते बल्कि साइड वाले ग्रुप के हेड के जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये एक देखोगे कि डायगनली एक रिलेशन बन रहा है, इसलिए इसको डायगनल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्यों है? देखो, ये होता इसलिए है क्योंकि जब है ना साइंटिस्ट ने एक क्या निकाला प्रॉपर्टीज के लिए, चार्ज बाय साइज का रेशियो। ठीक है, अब चार्ज बाय साइज का रेशियो जब निकाला तो लिथियम को देखते हैं। लिथियम, इसमें चार्ज कितना होता है? तीन का। प्रोटॉन ले लेता हूँ, 3 प्रोटॉन का। अच्छा, चार्ज, और इसका कुछ साइज भी होता होगा। लिथियम का साइज मान लेते हैं एस डैश, एस मान लेता हूँ मैं साइज। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की, एम जी। इसमें कितना चार्ज होता है? 12। ठीक है, और एम जी साइज मैं मान लेता हूँ एस डैश। अब हम जानते हैं हम लिथियम 3 प्रोटॉन, मैग्नीशियम 12 प्रोटॉन पे गए, प्रोटॉन का नंबर चेंज हुआ है तो साइज भी बड़ा होगा। ठीक है, जो डायगोनल रिलेशनशिप आता है ना ये होता है, ये एक चीज़ होती है चार्ज बाय साइज रेशियो। चार्ज बाय साइज रेशियो निकाली गई ना जब, तो हमने पाया कि लिथियम का मैग्नीशियम जितना ही चार्ज बाय साइज रेशियो आ रहा है, कि लिथियम का 3 का एटॉमिक चार्ज है और साइज इसका जितना भी होगा उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो अप्रॉक्स मैग्नीशियम के चार्ज बाय साइज रेशियो जितना ही आ रहा है। ठीक है, 3 बाय एस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 12 बाय एस डैश। ठीक है, क्यों? इधर चार्ज भी बढ़ा और साइज भी बढ़ा। इधर प्रोटॉन 3 थे, साइज कुछ होगा एस। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम में चार्ज भी बढ़ गया, 3 से 12 हो गया और साइज तो बड़ा ही बड़ा। इस वजह से चार्ज बाय साइज का रेशियो आता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, और ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से ना इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक सेम होने लग जाती है। और यही रीजन होता है कि लिथियम मैग्नीशियम जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। क्या रीजन होता है? चार्ज बाय साइज रेशियो सिमिलर आ जाता है। ठीक है, समझ गए? मिटा दूं? डायगोनल रिलेशनशिप समझ गए ना, कि हर ग्रुप का पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स अपने ग्रुप के हेड की जैसी प्रॉपर्टी शो ना करके विद्रो कर देते हैं और दूसरे की जैसी प्रॉपर्टी शो करने लग जाते हैं। और रीजन क्या होता है? चार्ज बाय साइज का रेशियो। चार्ज बाय साइज रेशियो का ना हम 2 और नाम से जानते हैं, आयनिक रेशियो या चार्ज रेशियो। ये चार्ज बाय साइज रेशियो शायद आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे आप। ठीक है, मिटा दूं? टिपिकल एलिमेंट्स देख लिए, डायगोनल रिलेशनशिप देख लिया,
अब जल्दी जल्दी से बात करते हैं कुछ और चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर आप लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बता देता हूँ। हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसे ऐसे कुछ बन रखा होता है ना। इधर हमारा एस ब्लॉक होता है, ये डी और ये पी ब्लॉक, ठीक है। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, 10 एलिमेंट्स आते हैं डी ब्लॉक में, इन्हीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम देने के दो रीजन है। हम किसी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कब बोलेंगे और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसके नाम से पता लगता है ट्रांजिशन करना। तो क्या हुआ ना, जब डी ब्लॉक को देखा गया तो हमने पाया कि वो एस में ऑलमोस्ट मेटल्स हैं, मेटल्स ही हैं, और पी ब्लॉक में ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं। तो हमने देखा मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं और बीच में डी ग्रुप आ रहा है, ठीक है। डी ग्रुप में धीरे धीरे करके मेटल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम एस से पी की तरफ जा रहे हैं, मेटल से नॉन मेटल जा रहे हैं, ट्रांजिशन हो रहा है मेटल से नॉन मेटल का, इसलिए इसको बोल दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब बात यह है कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, कि कौन से एलिमेंट्स हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख लो। इफ एनी एलिमेंट एट इट्स ground state have vacant d orbital, it is said to be transition element, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ ली। अब देखो डेफिनेशन क्या क्या दिया है कि अगर एक एलिमेंट लिया मैंने ग्राउंड स्टेट पे, अपने नॉर्मल स्टेट पे, उसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, ठीक है। उस स्टेट में अगर उसका डी ऑर्बिटल, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन जाने की संभावना है ना उसके अंदर, उसके डी ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन अगर आ सकता है, एक भी इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, तो वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। डी ब्लॉक में कम से कम वेकेंट स्पेस होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए, डी ऑर्बिटल वेकेंट होना चाहिए। जैसे ही डी ऑर्बिटल हमारा पूरा भर जाता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं पीरियड 4 के डी ग्रुप में, डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। सिलिकॉन, स्ट्रोंशियम, वेनेडियम, स्ट्रोंशियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। पीरियड 4 में यही एलिमेंट्स आते हैं, इनकी डी ऑर्बिटल भरते हैं। एक बार देखो इसका क्या आएगा, 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि क्रोमियम की जो वैलेंसी है वो ऐसे कैसे लिखी है, क्रोमियम की तो यहाँ नीचे थी, है ना। यहाँ एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, डी ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड होने के लिए हम जानते हैं अगर ऑर्बिटल फुल फिल्ड है या हाफ फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल को फुल होने के लिए, इधर देखो, डी ऑर्बिटल को फुल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। एस के पास कितना है, 2, ये फुली फिल्ड है। अगर एस डी को एक और दे देता है तो एस तो तब भी अपना स्टेबल रहेगा, क्यों, क्योंकि एस तब हाफ फिल्ड हो जाएगा और डी जो है वो 5 के साथ हाफ फिल्ड हो जाएगा, दोनों हाफ हाफ फिल्ड, और वैलेंसी बढ़ जाएगी उसकी, मतलब उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, इसलिए वो 4s1 3d5 होता है। ये एक्सेप्शन होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा चलो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे आते हैं वापस से। अच्छा अब अगर तुम इधर देखोगे 3d1 ऐसा बनेगा, एक भर दिया, ऐसे 2 भर दिया, सारे नहीं भरने वाला यार, पागल हो क्या, इतने सारे हैं, ठीक है। तो ऐसे 1 भरा, 2 3 4, इधर 5 भर दिए, फिर 5 6 7 8 9 तक भरने के बाद भी डी ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन आने की जगह है, यानी कि डी ऑर्बिटल वेकेंट है। लेकिन 10 डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 10वां इलेक्ट्रॉन भरने के बाद डी ऑर्बिटल हमारा फुल्ली फिल्ड हो गया। अब अगर वो फुल्ली फिल्ड है तो बाय डेफिनेशन क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, तुम खुद सोचो। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी, इफ एनी एलिमेंट at its ground state have vacant d orbital, vacant d orbital। अब इधर देखो जिंक के पास तो vacant d orbital है ही नहीं, है
नहीं है। इसलिए जिंक जो है ना वो डी और डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। समझ गए? क्या समझे? जिंक जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास डी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और ट्रांजिशन एलिमेंट होने की सबसे बड़ी बात यही है कि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। मिटा दूं? चलो, अच्छा, तो मेरे को बता सकते हो कि ऐसे डी ब्लॉक में और कौन कौन एलिमेंट्स होंगे जो डी ब्लॉक के तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है? हाँ, कौन कौन से होंगे? जिंक, 3d10, कैडमियम, 4d10, मर्क्यूरी, 5d10। ठीक है, सारे के सारे कौन से ग्रुप से आते हैं? ग्रुप 12, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6। ठीक है, इनका डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसलिए डी ब्लॉक के तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। चलो भाई, चलो, ट्रांजिशन एलिमेंट समझ में आ गए? ठीक है, चलो अब एक नया टॉपिक उठाते हैं। इस टॉपिक में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? अच्छा, टॉपिक का नाम डालो, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस 9-10 तक एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा है? पढ़ा है? हाँ, तो चलो बताओ क्या होता है एटॉमिक रेडियस। 9-10 तक क्या होता था एटॉमिक रेडियस? यही तो होता था कि न्यूक्लियस से या उसके सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है वही होती थी एटॉमिक रेडियस। 9-10 में तो यही होता था कि आउटर मोस्ट शेल से अंदर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो होता था एटॉमिक रेडियस, एक एटम का रेडियस। ठीक है, पर अब 11th क्लास में एक नई चीज आती है। वो चीज क्या है देखो, 9-10 वाली चीज क्या है पहले तो लिख लेता हूँ मैं एक बार। द डिस्टेंस बिटवीन ठीक है, सेकंड चैप्टर पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़ लो यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? वीडियो चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर अगर पढ़ा है तो सेकंड चैप्टर में एक बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डुअल नेचर का होता है। कौन कौन सा नेचर? पार्टिकल और वेव। पार्टिकल और वेव। हम 9-10 तक इलेक्ट्रॉन को बस पार्टिकल के व्यू से देखते थे, हमको बस पार्टिकल बताया गया था। 11th क्लास में आने के बाद सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में हमको सेकंड चैप्टर में हमको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर का भी होता है। ठीक है, और इस वजह से अब 9-10 में तो होता था कि भाई जो न्यूक्लियस है पार्टिकल नेचर की वजह से वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में घूमता रहेगा आराम से, लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का भी होता है। वेव नेचर के हिसाब से देखे तो इसका जो पाथ बनेगा ना वो पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं बन के ऐसे ऐसे बनेगा, वेव के जैसे। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ रही है, हम इसमें से क्यों नहीं निकाल सकते? देखो, मैं न्यूक्लियर के सेंटर से एक बार निकालता हूँ इधर, वेव ऐसे होती है। ठीक है, एक बार मैंने न्यूक्लियस इधर मैं मान लेता हूँ, न्यूक्लियस के सेंटर से एक बार निकाला मैंने इधर टॉप पे, तो मेरी कुछ एटॉमिक रेडियस आई, मैंने मान लिया चलो ये होगी। फिर जब मैंने दूसरी बार निकाली इधर तो रेडियस कम हो गई। क्यों? क्योंकि वेव तो ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है, और ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है तो एक बार अप आएगा और एक साइड डाउन आएगा। ठीक है, डाउन के टाइम पे उसका रेडियस कम हो जाएगा, अप की साइड उसका रेडियस बढ़ जाएगा। इस वजह से जो एटॉमिक रेडियस था वो करेक्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, इसलिए हम 9-10 में जो डेफिनेशन पढ़ते हैं ना कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड द आउटर मोस्ट शेल इज एटॉमिक रेडियस, वो इधर आके फेल हो जाती है। क्यों? इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की वजह से। इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह अपने ऑर्बिट में घूमती है, और इस वजह से उसका जो पाथ होता है वो पूरी तरीके से सर्कुलर ना होकर एक वेव के जैसा बनेगा। वेव के जैसा बनेगा तो कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा आएगा रेडियस। ठीक है, और इस वजह से जो उसका रेडियस है वो एक्यूरेट आएगा ही नहीं। अब बिना रेडियस के तो हम रह नहीं सकते भाई। ठीक है, तो कुछ तो तरीका निकालना था एटॉमिक रेडियस निकालने का, तो एक्सपेरिमेंट वगैरह हुए, थोड़ी नॉलेज वगैरह गेन करी,
इससे हमको पता लगा एटॉमिक रेडियस निकालने के 4 तरीके। कौन कौन सा? पहला होगा, कौन कौन सा तरीका होगा? पहला तरीका होगा कोवेलेंट रेडियस, सेकंड होगा वंडरवॉल रेडियस, थर्ड होगा मेटेलिक रेडियस, फोर्थ होगा हमारा आयनिक रेडियस। ठीक है, इस चार्ट को बनाना है, बना लो। बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस से कि कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालते हैं। अगर एलिमेंट्स दे रखे हैं तो उसका कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे और उससे एलिमेंट की रेडियस कैसे निकालेंगे। मिटा दो। ठीक है, तो देखो कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड याद है? कोवेलेंट बॉन्ड याद है? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता था? जब एक एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए दूसरे एलिमेंट या खुद से ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब उसको स्टेबल करने के लिए अपनी आउटर ऑर्बिट में कितने कर सकते हैं? 2, ठीक है। इसको चाहिए कितने? 2, इसके पास है कितना? एक और दूसरे हाइड्रोजन से कहता है आजा टीम अप करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन तू मेरे को दे दियो, मैं तेरे को दे दूंगा, शेयरिंग कर लेंगे आपस में और दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो ये दोनों हाथ मिला लेते हैं और अपनी कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। ये होता है क्या? हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। चलो ले लेता हूँ एक एलिमेंट ए, उसी का भाई ए, ये इसका रेडियस और ये इसका रेडियस, ठीक है। अब अगर ये शेयरिंग कर रहे हैं, मान लो ये इसका इलेक्ट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, आपस में ऐसे करके शेयरिंग कर रहे हैं, जो भी है शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको तो बात करनी है कि ए का रेडियस कितना होगा, ठीक है। तो ए का रेडियस होगा इस वाले ए के न्यूक्लियस से इस वाले ए के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस आएगा, लेट्स से डी ए डिस्टेंस आया, ठीक है, उसको हाफ कर दो, ठीक है। तो रेडियस क्या आएगा? रेडियस कोवेलेंट इज DAA/2। समझ पा रहे हो क्यों? देखो रेडियस क्या होता है? अगर ये सर्कुलर पाथ होता तो सेंटर से लेके बाहर तक का जो डिस्टेंस होता, कोने तक का, ये होता हमारा रेडियस, ठीक है। अब इधर सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ही तो होगा, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसलिए कोवेलेंट रेडियस जो है वो कितना होता है? DAA/2। ये है जब सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O2, ठीक है, N2, ये सब। अच्छा, पर कोवेलेंट बॉन्ड क्या सिर्फ ऐसे ही एलिमेंट शो करते हैं? H2O2 यही सब कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं? नहीं, और भी शो करते हैं। अलग अलग एलिमेंट भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना। चलो कोवेलेंट बॉन्ड का पहले इधर पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं, RC = DAA/2, जब सेम एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो सिर्फ सेम एलिमेंट्स ही बना सकते हैं? HHOO NN H2O2 N2 यही बना सकते हैं क्या सिर्फ? नहीं, 2 अलग एलिमेंट्स भी बना सकते हैं, जैसे HCl हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, तभी भी वो बॉन्ड की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में ना 2 केस बनते हैं, एक्चुअली 3 बनते हैं, ठीक है। जब 2 एलिमेंट्स हो, 2 एलिमेंट्स, लेट्स से A एंड B, 2 एलिमेंट्स ले ले रहा हूँ A और B, ठीक है। अब पहला केस तो ये बनेगा कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B के बराबर की है, ठीक है। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की B के बराबर की है, तो फॉर्मूला सब में सेम रहेगा, R = DAA/2। बात ये हो जाती है कि D क्या है, ठीक है। अब देखो A ये है, B ये मान लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके न्यूक्लियस से इसका न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा लेट्स से DAB, ठीक है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा B का जो इलेक्ट्रॉन होगा, A उसको अपनी साइड खींचेगा, ठीक है। A का जो इलेक्ट्रॉन होगा B उसको अपनी साइड खींचेगा, और ये अपने वालों को तो खींच ही रहे हैं। इस वजह से जो इनका इफेक्ट होता है ना एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे, वो नलीफाई हो जाता है, वो कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए जो D आता है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B,
डी ए बी होता है रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी के बराबर का। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आ जाएगा तुमको रेडियस ऑफ ए दे दिया है या रेडियस ऑफ बी दे दिया है, तुमको कोवेलेंट रेडियस दे दिया है, तुमसे पूछा है रेडियस ऑफ ए बताओ अगर बी का दे रखा है तो, या बी बताओ अगर ए का दे रखा है तो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला केस ये हो गया। सेकंड केस देखते हैं जल्दी जल्दी। सेकंड केस होगा जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा हो। ठीक है, तो क्या होगा? ए जो है वो ज्यादा ताकतवर है, बी के इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के वजह से शेयरिंग तो हो रहे थे, लेकिन ए क्योंकि ताकतवर है तो वो अपनी साइड है ना, बी को थोड़ा अपनी साइड खींच लेता है। ठीक है, बी के इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ले लेता है थोड़ा थोड़ा। इस वजह से जो है ना डिफरेंस जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा दोनों के न्यूक्लियस के बीच में। इसलिए जो डी होता है, डी का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, डी ए बी हो जाता है रेडियस ऑफ ए रेडियस ऑफ बी माइनस 0.9 जीटा ए माइनस जीटा बी। अब ये जीटा ए जीटा बी क्या है? आर ए आर बी तो रेडियस ऑफ ए रेडियस ऑफ बी हो गया, डी ए बी हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ बी, आर सी हो गया हमारा कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो ये जीटा ए जीटा बी क्या है? जीटा ए जीटा बी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, अगर ए की ज्यादा है तो जीटा ए माइनस जीटा बी, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए से, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तब हो जाएगा क्या? जीटा बी माइनस जीटा ए, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ गए? चलो कोवेलेंट रेडियस में और कुछ था। सेकंड आते हैं वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस, वंडर वॉल फोर्स याद है आप लोगों को? वंडर वॉल फोर्स नहीं याद? देखो वंडर वॉल फोर्स, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विदाउट एनी बॉन्ड इज वंडर वॉल फोर्स। द intermolecular forces without any actual bond is van der Waal force। ठीक है, क्या होता है? दो मैं एटम्स ले लेता हूँ ए और बी, इन दोनों के बीच में ना, इनके न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आ रहा होगा, इनके इलेक्ट्रॉन इनके न्यूट्रॉन के बीच में, इनके सेंटर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बन रहा होगा, लेकिन ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे पर बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो कौन से फोर्स होती है जिससे ये अट्रैक्ट होते हैं? वॉन डर वाल फोर्स। अब हम निकालने वाले हैं वॉन डर वाल फोर्स की वजह से रेडियस। तो मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, मॉलिक्यूल ए और बी जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। अगर मेरे को बी का निकालना है वॉन डर वाल रेडियस, तो मेरे को इसी मॉलिक्यूल को उल्टा करके लगाना पड़ेगा बी ए। ठीक है, और अगर मेरे को ए का निकालना है तो मेरे को ए बी करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा? वॉन डर वाल फोर्स की वजह से बी बी को अट्रैक्ट करेगा, ये मॉलिक्यूल्स आपस में पास आ जाएंगे, एक लिमिटेड रीजन तक ये पास आएंगे, उसके बाद ये रिपल्शन शुरू कर देंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियस की रिपल्शन होगी। ठीक है, लेकिन जब ये अपनी मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, मिनिमम दूरी पे होंगे ना, बी बी आपस से या ए आपस से मिनिमम दूरी पे होंगे, तब हम इनका रेडियस निकालेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ए के मॉलिक्यूल ए के एटम का और बी के एटम का, और इस वाले बी के एटम का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा वो निकालेंगे। लेट्स से डी बी बी। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगा हमारा रेडियस वॉन डर वाल वी इज डी बी बी बाई 2। ठीक है, ठीक है, तो वॉन डर वाल रेडियस की डेफिनेशन लिख लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस without any bond is van der Waal रेडियस। ठीक, क्या? दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा, ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा, उनके न्यूक्लियस से जो दूरी होगी ना,
बी के न्यूक्लियस से इस वाले मॉलिक्यूल में जो बी है उसके न्यूक्लियस तक की जो मिनिमम दूरी होगी वो होगा हमारा वंडर वॉल रेडियस। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बता दो, वंडर वॉल रेडियस बड़ा होगा, बड़ा आएगा, या कोवलेंट रेडियस बड़ा आएगा? क्या बड़ा आएगा? चलो देखते हैं। कोवलेंट रेडियस ऐसा कुछ बनेगा, ये ए मान लेता हूँ, ये बी, बी थोड़ा थोड़ा सा ए के अंदर जाएगा। ठीक है। और इधर मान लेता हूँ मैं वंडर वॉल रेडियस, मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। ये क्या है? वंडर वॉल रेडियस। ये क्या है? कोवलेंट रेडियस। ठीक है। तो हम देख सकते हैं वंडर वॉल रेडियस में थोड़ा डिस्टेंस तो इधर से ही आ गया, और इसमें तो ये आपस में मिल ही चुके हैं। तो ऑफकोर्स यार कोवलेंट रेडियस जो होगा, कोवलेंट रेडियस जो होगा वो छोटा होगा वंडर वॉल रेडियस से। ठीक, ठीक है, हो गया ये। चलो लेक्चर लंबा हो गया, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अगला है हमारा मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस बनता है जब मेटेलिक बॉन्ड्स बनते हैं। मेटल्स में हम सब जानते हैं मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स के अंदर हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो देखो एक मैं मेटल का एटम लेता हूँ, ये एटम ले लिया। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस हमारा, और एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, मतलब कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर, कब? एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो एटम होगा, जो एलिमेंट का एटम होगा, मेटल का एटम होगा, उसके जैसे और भी एटम्स होंगे और वो क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है, और इन सब में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम देखेंगे ना क्या कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो जब इधर आया, देखो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, देखो ये मैंने पहला एटम लिया, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, अब इनका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा होगा, घूमता घूमता ये इस जगह आया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है सारे। ठीक है, घूमता घूमता ये इधर आया सेकंड वाले एटम के पास। सेकंड वाले एटम के पास आया तो क्रिस्टल लैटिस के होने की वजह से ये आपस में चिपके रहेंगे, ऐसे रहेंगे जैसे ये और ये, इनकी जो बाउंड्रीज होगी आपस में चिपकी रहेंगी। ठीक है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे अब कौन दो दो तरीके से देखो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है। एक तो इसका खुद का, ठीक है, लेकिन इतना पास आ गया तो, और क्लोजली पैक्ड होते हैं ये, तो इस वाले एटम से भी ना इस पर एक इलेक्ट्रॉनिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपस में क्रिस्टल को बांध के रखते हैं, ये दोनों को आपस में बांध के रखते हैं। और इस वजह से ये ना मेटल जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं और ये मेटेलिक बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, अब ऐसे ही हम मेटेलिक रेडियस निकालेंगे। मेटेलिक रेडियस कुछ नहीं है, मेटेलिक रेडियस हमारा कोवलेंट रेडियस जैसे ही, हमने एक मेटल ले लिया, अब इसमें हम सेम मेटल की बात करेंगे, कोवलेंट में अलग अलग एलिमेंट्स भी आ जा रहे थे, इधर हम सेम एलिमेंट की बात करेंगे। ठीक है, सेम एलिमेंट में न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से डी एम एम। ठीक है, जो डी एम एम आया उसको हाफ कर दो, आ गया तुम्हारा मेटेलिक रेडियस। ठीक है, हर एलिमेंट में यही होगा, जब मेटल आपस में मेटेलिक बॉन्ड बना लेता है तो वो इतना क्लोजली पैक्ड होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन पे दोनों एटम्स की वजह से न्यूक्लियर चार्ज लगता है और वो मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। मेटेलिक बॉन्ड बनाने के बाद न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस जो होता है उसको अगर हम हाफ करते हैं तो उस एटम का रेडियस मिल जाता है, मेटेलिक रेडियस मिल जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन नहीं कुछ, चलो मेटेलिक रेडियस समझ में आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने क्या क्या पढ़ लिया? कोवलेंट रेडियस, वंडर वॉल रेडियस और मेटेलिक रेडियस। कोवलेंट रेडियस, वंडर वॉल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, इनका ऑर्डर कैसा होगा, कौन सा बड़ा फिर कौन सा छोटा? देखो सबसे पहले तो वंडर वॉल रेडियस आएगा, क्यों? क्योंकि इधर एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़ा सा डिस्टेंस वैसे ही एक्वायर कर लेते हैं, कोई बॉन्ड एक्चुअल बॉन्ड बनता नहीं है, थोड़ा गैप रहता है, इस वजह से जो उसका साइज होता है वो थोड़ा बड़ा आता है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? कोवलेंट या मेटेलिक? कोवलेंट या मेटेलिक? मेटेलिक। क्यों? मेटेलिक में एक एटम दूसरे एटम से ऐसे जुड़ के रहेगा। ठीक है, लेकिन कोवलेंट की बात करें, कोवलेंट में कई बार वो एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, जैसे जैसे ये एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम, ये आपस में ऐसे करके जुड़ जाएंगे। ठीक है, मेटल्स में ये ऐसे जुड़े रहेंगे, एक दूसरे की बाउंड्री से जुड़े हैं, लेकिन कोवलेंट में ना कई बार क्या होगा, कोवलेंट में कई बार क्या होगा, ये आपस में ऐसे करके एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे, देख पा रहे हो? तो इस वजह से ना तो इनका रेडियस जो है ना वो थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए कोवलेंट रेडियस छोटा आता है। ठीक है,
चलो चौथा पॉइंट, चौथा रेडियस आयनिक रेडियस अगली क्लास में होगा। क्यों? क्योंकि आयनिक रेडियस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा एटॉमिक आयनिक रेडियस, उसी से हमारी आयनाइजेशन निकलेगी, आयनाइजेशन उसी के बेसिस पे चलेगा, ठीक है। चलो अब आज की वीडियो अगर आप लोगों ने पूरी देखी है तो बोनस मिलता है आप लोगों को। बोनस पॉइंट में लिख लो, आज मैं बोनस पॉइंट में दो चीज़ें बताने वाला हूँ। पीरियोडिक टेबल अगर तुमने तीसरी वीडियो देखी है और तुमको पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना आता है, उसके एलिमेंट्स पता है, ठीक है, कि कौन से ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, लेकिन तुमको उसका नंबर नहीं पता, तुमको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, तो उसको निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ। एटॉमिक नंबर निकालने के लिए मैजिक नंबर होता है, मैजिक नंबर होते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के लिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 18 के लिए। ग्रुप 1 और ग्रुप 18 के लिए मैजिक नंबर जो होगा वो होगा 2 8 8 18 32, 2 8 8 18 18 32, ठीक है। अब ये होगा क्या, देखो कोई भी ग्रुप ले लो, ग्रुप 1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 में मैजिक नंबर का पहला वर्ड जोड़ दो, 1 + 2 कितना आया 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा 1 + 2 3, 3 + 8 कितना आया 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर, अगेन क्या आ रहा है 8, तो 11 + 8 कितना हो गया 19, पोटेशियम का 19 प्लस कितना होगा 18 18 कितना आ जाएगा 37 37 + 18 37 + 18 कितना हुआ 47 और 3 50 53 55, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगली बार क्या ऐड होगा 32, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 का पता लग गया है तो ग्रुप 2 का कैसे नहीं पता लगेगा यार, ग्रुप 1 का पता लग ही गया है तो ग्रुप 2 में बस एक ही तो ऐड करना है, ग्रुप 3 में 2 ही तो ऐड करने हैं, ग्रुप 4 में 3, इस तरीके से करते जाओगे। अब तुमको अगर पूरा पीरियोडिक टेबल दिमाग में अच्छे से दिमाग में घुसा पड़ा है, उसकी पोजीशन तुमको पता है, कौन से ग्रुप में तुमको पता है ये, तो तुम ग्रुप 1 के एटॉमिक नंबर निकालो, ग्रुप 1 के एटॉमिक नंबर निकालो, उसमें ऐड कर दो, कौन से ग्रुप तक जाना है उतना ऐड कर दो। जैसे मान लो मेरे को मैग्नीशियम का Mn का नहीं, मेरे को मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर निकालना है, मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर निकालना है। अब मेरे को पता है मर्क्यूरी जो है ना 12th ग्रुप में आएगा, ठीक है, और कौन से पीरियड में आएगा, चौथा पांचवा छठा, छठे पीरियड में आएगा, ठीक है। कौन सा ग्रुप है 12th और पीरियड कौन सा है छठा। तो पहले मैं फर्स्ट की नंबर निकाल लिए, फर्स्ट में मैं पीरियड 6 ढूंढूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 पीरियड आ गया। तो अगर मेरे को Mn का एटॉमिक नंबर निकालना है, मेरे को मान लो नहीं पता कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। अब मेरे को पीरियोडिक टेबल मैंने याद करी है, मेरे को पता लगा, मेरे को याद आया कि ये जो है ना पीरियड 4 पे आता है, पीरियड 4 पे आता है और ग्रुप 7 पे आता है। ग्रुप कितने पे आता है 7 पे। तो पहले मैं फर्स्ट ग्रुप के 4th पीरियड पे जाऊंगा, 1 2 3 4, 4th पीरियड पे आ गया, 4th पीरियड के पहले पे 19, ग्रुप 4th पीरियड हो गया। अब देखो ग्रुप 1 19, ग्रुप 2 कितना हो जाएगा 20, 3 कितना हो जाएगा 21, 4 कितना हो जाएगा 22, 5 कितना हो जाएगा 23, 6 24, 7 25। तो पीरियड 4 का ग्रुप 7 मैग्नीज है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 आता है, ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गया ग्रुप 1 के साथ। ग्रुप 18 का क्या है, ग्रुप 18 का कुछ नहीं है। ग्रुप 18 में कहाँ से शुरू होता है, हीलियम से, कहाँ से शुरू होता है हीलियम, सारी नोबल गैसेज होती हैं, नियॉन, आर्गन, एआर, ही नेवर अराइव्स कर 0 रन पर आउट, ठीक है, ही नेवर अराइव्स कर 0 रन पर आउट। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2।
अब इसका जो मैजिक नंबर होता है ना ग्रुप 18 का, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब हम हीलियम में 2 ना ऐड करके 8 से ऐड करते हैं। 2 + 8 10, नियॉन 10, 10 + 8 18, 18 + 18, 18 + 18 36, ठीक है। और फिर अगली बार फिर से 18 जुड़ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से निकाल लोगे बाकी सारे। चलो पहला बोनस फैक्ट मिल गया, सेकंड देखते हैं। सेकंड मैंने क्या बोला था कि किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी हो तो कैसे निकालना है, ठीक है। अगर तुमको पीरियोडिक टेबल याद है तो तुम उसका एटॉमिक नंबर निकाल लोगे। अगर एटॉमिक नंबर याद है तो काम शॉर्ट पड़ेगा। एटॉमिक नंबर याद है, एटॉमिक नंबर याद है, एटॉमिक नंबर अगर याद है तो तुमको पता होगा कौन से ब्लॉक का है, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद है, उसका ब्लॉक पता है, उसका ग्रुप पता है, उसका ग्रुप पता है, तो तुमको कुछ नहीं करना, सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक सबसे पहले एस ब्लॉक आएगा, ब्लॉक सबसे पहले एस ब्लॉक आया। एस ब्लॉक है, अच्छा एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पीरियड वाइज 1 से 7 तक जाएगा, तो इसके लिए मैंने कर दिया NS 1 से 2, ठीक है। N क्या हुआ हमारा पीरियड का काउंट, ठीक है। और एस ग्रुप में 2 ही ग्रुप, एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप आते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और हम सब जानते हैं एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर फर्स्ट ग्रुप की किसी एलिमेंट की निकालनी हो तो कौन से पीरियड में आ रहा है वो डालो, और कौन से ग्रुप का है फर्स्ट या सेकंड वो डालो, निकल गई तुम्हारी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या हो जाएगी NS 1 या 2, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में भी सेम होता है NS 2, ठीक है, NS 2, ये तो आएगा ही आगे। NS 2 के बाद आएगा NP 1 से 6, ठीक है। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसका एस ऑर्बिटल तो भरा ही होता है, और पी में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसलिए NS2 NP 1 से 6। इसके बाद देखते हैं डी। डी होता है NS2 N-1 D 1 से 10, ठीक है। क्या होता है NS2 N-1 D 1 से 10। लास्ट आता है एफ ब्लॉक। ऐसा नहीं है कि इनके एग्जाम्पल नहीं दूंगा, एग्जाम्पल भी देखेंगे, पहले देख लेते हैं फॉर्मूले। एफ ब्लॉक का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते ऐसे, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होते हैं, ठीक है। क्या होता है एफ ब्लॉक है ना, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, इसमें शिल्डिंग इफेक्ट वगैरह काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इस वजह से अगर तुम इसका कोई फॉर्मूला ऐसे बना भी लेते हो, एक बार लगाओगे एफ ब्लॉक में, अगर गलत आ गया तुम सोचोगे कोई बात नहीं यार एक्सेप्शन होगा, दूसरी बार गलत आएगा, तीसरी बार गलत आएगा, बार बार गलत आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी फैक्टर आते हैं, एफ ब्लॉक वाले काफ़ी बड़े हो जाते हैं साइज में, ठीक है। इसलिए एफ ब्लॉक की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होती है, ठीक है। वरना फिर एक तुम एक जनरल आइडिया लो बहुत ही बेसिक सा, तो वो कुछ ऐसी होगी। वो कुछ ऐसा होगा। जनरली ये होना चाहिए था, पर ये अगर डालोगे, ये यूज करोगे फॉर्मूला, तो ज़्यादातर केसेस गलत आएंगे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होते हैं एफ ब्लॉक के। अब चलो इनके वो देख लेते हैं एक दो एग्जांपल्स। एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट उठाओ, एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट उठाओ, मैं मान लेता हूँ रबेडियम आरबी। आरबी मेरे को पता है कौन से ग्रुप में आता है ली ना की रब से फरियाद। रब है ली ना की रब कौन सा आया 1 2 3 4 5, पीरियड कौन सा हो गया 5, ग्रुप कौन सा हो गया 1। हमको मेनली पीरियड चाहिए था, ग्रुप तो हमको पता ही है रबेडियम फर्स्ट ग्रुप का आता है। फॉर्मूले में डाल दो सीधा सीधा, एन क्या हो जाएगा 5s1, ठीक है। अच्छा इधर ये खत्म नहीं होता है, ये तो बस उसका बहुत ही खत्म वाला तरीका हुआ। इससे पहले रबीडियम से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, रबीडियम से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, ही नेवर अराइव्स कर, ही नेवर अराइव्स कर आर क्रिप्टन। तो क्रिप्टन 5s1, हम नोबल गैस आगे लगा के ना उसकी जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, उसके बाद नोबल गैस तक सारी इक्वेशन सेम रहेगी, उसके बाद जो आता है वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम क्रिप्टन लगा के उसको शॉर्ट कर देते हैं। जो एलिमेंट हमने लिया है उससे पहले जो नोबल गैस आ रही है उसको लगा के हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दूं,
मान लो मेरे को कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, ठीक है। कौन से ग्रुप का आता है? ग्रुप सेकंड। कौन सा पीरियड होता है? पीरियड फोर्थ पीरियड, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूले में डालो, 4n2 ग्रुप सेकंड, 4s2 कैल्शियम की लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन यही आती है 4s2, ठीक है। सिमिलरली पी और डी के लिए, डी का देख लेते हैं एक बार। डी का मान लो मेरे को फेरिक का निकालना है। फेरिक कौन से ग्रुप का आता है? ग्रुप होता है इसका 8। कौन सा पीरियड होता है? पीरियड होता है इसका 4, ठीक है। यानी एन कितना हो जाएगा हमारा? 4, ठीक है। अच्छा, फेरिक कौन से ग्रुप का आता है? डी ग्रुप का, डी ब्लॉक का। तो डी वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, NS2 n-1 D 1 से 10, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना शुरू करो। n = 4 है तो इधर 4s2, ठीक है। n-1 4 - 1 3 D। अब बात आती है कि D के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देखो कौन से ग्रुप का है? 8 ग्रुप का है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होने चाहिए थे? 8। 2 इसमें चले गए, 8 में से 2 इसमें चले गए, कितने बचे? 6। तो क्या आ गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d 6। और हम जानते हैं यही होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नोट कर लो इसको। आज की क्लास यहीं खत्म होती है।